देखो सीपीसी से किस किस को डर लगता है, सच्ची बता। मुझे हाँ समझ, तुमको तो बिल्कुल नहीं है। और किसको लगता है? पूरे लॉ से डर लगता है। नहीं नहीं, मैं हूं ना, डरने की बात नहीं है। सीपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। दो तरह के लॉज होते हैं, एक होते हैं सब्सटेंटिव लॉज, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, और प्रोसीजरल की ही कैटेगरी में उससे मिलता जुलता एक होता है एडजेक्टिव लॉ। ठीक है, अब सब्सटेंटिव लॉ वो जहां पे सब्सटेंटिव राइट्स, सब्सटेंटिव ऑफेंसेस वो सब बताए गए हैं, जैसे आईपीसी हो गया, या सिविल की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, टीपीए हो गया, ये सब सब्सटेंटिव लॉज हैं। प्रोसीजरल में आपका सीआरपीसी आता है, सीपीसी आता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि सीपीसी इज काइंड ऑफ बोथ, बेसिकली प्रोसीजरल है, ठीक है, लेकिन कुछ उसमें एडजेक्टिव लॉ वाले प्रोविजंस भी हैं। एडजेक्टिव लॉ मतलब सपोर्टिंग, ना तो वो राइट्स या ऑफेंसेस या कुछ ऐसा बताते हैं किसी का पार्टी का राइट, ना वो प्रॉपर प्योर प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है होते वो कनेक्टेड है प्रोसीजर से। जैसे आपका एविडेंस एक्ट इज अ एडजेक्टिव लॉ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एविडेंस एडजेक्टिव कैसे है? अब एविडेंस एक्ट में कोई ऑफेंस तो बताया नहीं हुआ है, या किसी का राइट भी बताया नहीं गया है, ना ही उसमें प्रोसीजर बताया गया है, इट डज नॉट हैव प्रोसीजर, है ना। भाई पिटीशन कैसे फाइल होगी, सूट कैसे फाइल होगा, वो भी नहीं बताया है। एविडेंस कलेक्ट कैसे किया जाएगा, एफिडेविट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, बयान कैसे दिए जाएंगे, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन उनका वैल्यू क्या है, ये है क्या एविडेंस आपका रेलेवेंट है, क्या एडमिसिबल है, क्या एडमिसिबल नहीं है, वो है ना। तो प्योर प्रोसीजर तो नहीं है, बट प्रोसीजर से मिलता जुलता है, सपोर्टिंग द प्रोसीजर, इजंट इट। प्रोसीजर को सपोर्ट करता है, इसलिए वो एडजेक्टिव है। सीपीसी में आपका दोनों पाए जाते हैं, एडजेक्टिव प्रोविजंस भी हैं और प्योर प्रोसीजर भी है उसमें। अब मुझसे पूछोगे मैम पीटी में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? पीटी में अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये आता है, तो आप लिख के आओगे सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, अगर ऑप्शंस में खाली प्रोसीजर एक ऑप्शन है, ठीक है, तो प्रोसीजरल पे टिक करके आओगे। लेकिन अगर ऑप्शंस में कहीं पे आपका प्रोसीजरल एंड एडजेक्टिव बोथ दिया हुआ है, तो फिर ये वाला ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, अगर अलग अलग दिए हैं, तीन ऑप्शन दिए हैं, एक सब्सटेंटिव हो गया, एक प्रोसीजरल हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, एक ऑल ऑफ द अबव हो गया, तो इसमें आप प्रोसीजरल पे टिक करके आएंगे। फर्क समझ में आ गया कब कौन सा टिक करना है? अरे बोलो भाई, यस और नो? यस मैम। ठीक है, चलो सीपीसी आई कब थी? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ईयर क्या है? 1908। 1908। 1908 तो लिखा हुआ है, लेकिन इफेक्टिव कब से है, कब से फोर्स में आया? इन फोर्स फ्रॉम 1st January
1909, ये भी पीटी में आता है। लिख लो, बैरक खोलो, ठीक है। जहाँ पे बैरक में सबसे पहला सेक्शन दिया है ना, उसके वहां जो इंट्रोडक्शन है वहां पे लिख लो, ये डेट लिखो, ठीक है। ऐसे लिखी हुई है वहां, सेक्शन 1 में दिया ही हुआ है, ठीक है। और कहाँ तक एप्लीकेबल है, कौन से इंडिया के किस किस पार्ट में एप्लीकेबल है, आप लोग के पास जो बैरक होगा उसमें सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 में लिखा होगा इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और बी लिखा होगा स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। तो जम्मू एंड कश्मीर है उसको काट दो, जिसके पास पुरानी बैरक है, जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। इसमें बस ट्राइबल एरियाज लिखा है मैम। हाँ ठीक। हाँ, अब किसमें एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नाउ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया except Nagaland and tribal areas, ठीक है। अरे अमरीश, तुम्हारे पास लेटेस्ट वाली सीपीसी होगी ना, उसमें क्या दिया है? मैम इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, उसके बाद नीचे एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड हाँ, द ट्राइबल। ए ओमिट हो गया है। 370 जब से एब्रोगेट हुआ है ना, हाँ वो स्टार बना के वो हाँ ओमिट हो गया, वो नीचे लिखा हुआ है। हाँ ओमिट हो गया है, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ये भी पीटी का क्वेश्चन है, मैं बताती जा रही हूँ तो कॉपी में लिखते जाओ, पीटी के ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या बैरक में मार्क करते जाओ। ठीक है, चलो इसमें कितने सेक्शंस हैं और कितने ऑर्डर्स हैं, कौन बताएगा? तुम बताओगे, तुम लोग जल्दी जल्दी बताओ। अमरीश बताएगा, याद रखेगा फिर। It has 158 sections and 51 orders. ये मैंने क्या लिखा है? This is 50 रोमन में L. This is 151. रोमन नंबर्स आते हैं? यस मैम। हाँ, रोमन नंबर्स याद, जिसको नहीं आते हैं याद कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन में दे विल आस्क सीपीसी के पोर्शन में रोमन नंबर्स लिख के क्वेश्चंस पूछेंगे, और आपको पता होना, पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आपने तो याद किया है कि भाई से फॉर एग्जांपल ऑर्डर 45 इज अपील, ठीक है, आपने ऑर्डर 45 अपील याद कर लिया। 45 लिखा जाता है ऐसे, L is 50, पहले 10 लिखा यानी कि अभी 40 हो गया, और ये 5, ठीक है। एग्जाम आप भूल गए कि 45 रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है, आप एग्जाम में आया ये लिखा हुआ, आपने इसको कुछ और पढ़ लिया, आप वो वाला लिख के चले आए, आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो
प्रैक्टिस करो रोमन नंबर्स याद करने की, एटलीस्ट 50 तक तो कर ही लो। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, जो ये सेक्शंस हैं 1 से लेके 158 तक, दीज सेक्शंस, इनको अमेंड कर सकता है सिर्फ पार्लियामेंट, मतलब लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट मत लिखो, लेजिस्लेचर लिखो, ठीक है। और ये जो ऑर्डर्स हैं आपके, दे कैन बी अमेंडेड बाय हाई कोर्ट्स, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स में सिर्फ कुछ नहीं होता है, ऑर्डर्स कंटेन रूल्स। सो हाई कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के लिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कैन मेक अमेंडमेंट्स इन दीज ऑर्डर्स, और वो जो अमेंडमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट करेगा विल बी वैलिड इन एमपी। आया बात समझ में? ये पीटी में पूछ लिया जाएगा, तो तुमको पता होना चाहिए, बुक में नहीं मिलेगा, नोट डाउन कर लें। मैम एक क्वेश्चन है। पूछो। मैम बाकी सब में ऑर्डर्स नहीं होते, सीपीसी में एक्सक्लूसिवली ऑर्डर्स क्यों हैं सेक्शंस के अलावा? सीपीसी में ऑर्डर्स और रूल्स क्यों हैं? देखो सिर्फ हाँ। ऑर्डर्स हैं, मैं स्क्रीन हटा रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना वीडियो ऑन करो, कि ऐसे मैं अपने आप को देख के नहीं पढ़ा सकती। ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर वीडियो। देखो, हम हर जगह देखते हैं कि कहीं ना कहीं रूल्स भी होते हैं ना। सीपीसी की बात अभी हटा दो, आपका मोटर व्हीकल्स हैं उसके लिए रूल्स हैं, आपका बाकी एक्ट्स हैं उनके अंडर रूल्स बनाने की पावर है। सो यहाँ पे क्या है, जो सेक्शंस हैं दे हैव अ सुपीरियर दिस थिंग, वो एक तरह से प्योर प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है। प्रोसीजर प्लस उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्जेक्टिव वो है, भाई किसी का राइट है अगर फाइल करने का, सूट फाइल करने का राइट है, तो वो सेक्शंस में दिया है ना। एक पावर को लिमिट करना और पावर को देने वाले वो सेक्शंस हैं, पावर रूल से नहीं मिलती है। हमने वो ऑर्डर लिख दिया है, लेकिन वो ऑर्डर बेसिकली ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 में रूल्स ही हैं। समर वीडियो ऑन करो, ठीक है। सो वो रूल्स, क्योंकि जब सीपीसी आया था, जब सीपीसी बना है, ठीक है, तो बहुत सारे सिविल सिस्टम्स प्रेवेलेंट थे पहले, एक नहीं कई सारे थे भाई। प्रेसिडेंसी स्टेट्स थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, उसके अलावा अलग अलग हिस्सों में इंडिया बटा हुआ था, और अलग अलग जगह अलग अलग डिफरेंट सिविल सिस्टम्स चलते थे, ठीक है। तो उनको अमेलगमेट करके पूरा सीपीसी आया। अब सीपीसी में तो रूल्स आ गए सारे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 है उसमें कई रूल्स हैं, ऑर्डर 2 है उसमें कई रूल है, ऑर्डर 3 है उसमें कई रूल है, उनको रूल्स बोलेंगे, ठीक है। अब वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता ना, कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रैक्टिस प्रेवेलेंट है। तो ये हाई कोर्ट को पावर है कि रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को, कि वो उसके उनके वहां जिस तरह का सिविल सिस्टम चल रहा था उस हिसाब से अगर कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस है तो वो रूल्स को मॉडिफाई कर सके, रूल्स को अमेंड कर सके। अब हाई कोर्ट स्टैट्यूट को नहीं अमेंड कर सकता, हाई कोर्ट कैन नॉट अमेंड द स्टैट्यूट, इजंट इट? statute can be amended by the legislature only,
है ना। अब हर छोटी मोटी चीज के लिए आप लेजिस्लेचर तो अमेंड नहीं कर सकता ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो जो रूल्स हैं जिन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स हैं सीपीसी के पीछे दिए हुए, क्योंकि उनको इजीली अमेंड किया जा सके, अडेप्ट किया जा सके अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिविल सिस्टम्स डिफरेंट हाई कोर्ट में है, इसलिए वो बहुत सारी चीजें ऑर्डर्स और रूल्स के फॉर्म में है। अंडरस्टूड? ठीक है, आई बात समझ में? और ये याद रखना, सेक्शंस हाई कोर्ट नहीं अमेंड कर सकता, सेक्शंस लेजिस्लेचर अमेंड करेगा, ऑर्डर्स रूल्स हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है। नोट डाउन कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बुक में नहीं मिलने वाला। ठीक है, पीटे में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो अब सीपीसी में क्या पढ़ते हैं? सीपीसी में आप सब चीज पढ़ते हैं, जैसे तुम मतलब अब अमरीश और अंकित ने तो सीआरपीसी पढ़ी नहीं मेरे से। जैसे सीआरपीसी में है, आप किस कोर्ट के पास सीआरपीसी में पढ़ा था हमने, कितना पावर है, सीपीसी में भी वही है, डिफरेंट कोर्ट्स हैं। अच्छा, सीपीसी पढ़ाते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कुछ चीजें एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे मुंसिफ कोर्ट है, कुछ कोर्ट्स हैं जो सब जगह नहीं है। सिविल कोर्ट सब जगह है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर कहीं है, लेकिन जो उनके लोअर कोर्ट्स हैं वो कहीं कहीं उनका नॉमेनक्लेचर स्टेट बदलने पे बदल जाता है। ठीक है, जैसे आप साउथ में जाओगे तो आपको सिटी सिविल कोर्ट के नाम से कोर्ट मिलेगा, कभी भी जाके देखोगे। नॉर्थ में इधर आपको नहीं मिलेगा सिटी सिविल कोर्ट। ठीक है, फिर आप अगर बिहार जाओगे या कहीं और जाओगे तो आपको वहां पे सिविल जज जूनियर डिवीजन मिलेगा। ठीक है, अब सिविल जज का एक सीनियर डिवीजन, एक जूनियर डिवीजन। ठीक है, आप बिहार साइड जाओगे वहां पे सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं उसको, सबऑर्डिनेट जज, सब जज बोलते हैं। दिल्ली में सब जज नहीं बोलते, एमपी में भी सब जज नहीं होगा, नहीं है ना, सब जज नहीं है वहां, सबऑर्डिनेट नहीं है वहां पे, आपको कोर्ट ऑफ सिविल जज मिलेगा, जूनियर डिवीजन है मेरे हिसाब से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा। सीनियर डिवीजन मिलेगा वहां। ठीक है, वहां नॉमेनक्लेचर है जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन। लेकिन ये आप बिहार जाओगे वहां पे सबऑर्डिनेट जज मिलेगा। आप ये उस तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल तरफ के जितने भी एरिया हैं वहां पे सबऑर्डिनेट जज नाम से मिलेगा। ठीक है, और जो एकदम छोटे सबसे नीचे तबके का जज होगा वहां मुंसिफ कोर्ट बोला जाता है। बिहार में खैर अब नहीं है, पहले होता था। ठीक है, सो घबराना नहीं। अलग अलग अगर मान लो कोई जजमेंट पढ़ रहे हो सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कहीं पे सबऑर्डिनेट जज मिल जाए या कहीं पे सिटी सिविल जज मिल जाए तो परेशान नहीं होना, देखना कहाँ की अपील आई है। ठीक है, ये तरीका है। ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट जज सब जगह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज तो सब जगह कॉमन है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे मैं देखो लिख के बता देती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक तो आपका हो गया ना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात ही हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिविल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे ही आ जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, उसके नीचे आपका आ गया सिविल जज। ठीक है, अब कोर्ट ऑफ सिविल जज, आपका सिविल जज कहीं पे होगा, कहीं कहीं उसको बोलते हैं, रुको मैं ऐसे लिख दूं पूरा नाम आएगा।
है ये सीनियर डिवीजन, ठीक है। कहीं कहीं पे उसको लिमिटेड एरियाज में सबऑर्डिनेट जज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट जज या सब जज, ठीक है। ये हो गया आपका सीनियर डिवीजन, दोनों ये भी सीनियर डिवीजन में, ठीक है। दिस इज एट द लेवल ऑफ सीनियर डिवीजन। फिर एक होता है उसके नीचे, आइए उसके नीचे होता है जूनियर डिवीजन, ठीक है। जूनियर डिवीजन में यहाँ पे बोला जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है। और साइमल्टेनियसली कहीं कहीं उसको मुंसिफ कोर्ट भी बोला जाता है, जो कि अब मेजरली प्रेवलेंट नहीं है मुंसिफ कोर्ट, ठीक है। और कहीं ये जो सीनियर जज सिविल जज है, सिविल जज को भी कभी कभी स्पेशली डाउन साउथ सिटी सिविल कोर्ट भी, कोर्ट्स को सिटी सिविल कोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये तो हो गए आपके कोर्ट्स इन जनरल। देख लिया, स्क्रीन चेंज करूं? जी मैम। अब देखो, अब एक टर्म आपको जब सीपीसी पढ़ोगे तो एक टर्म और मिलेगा, नाम सुना है किसी ने? स्मॉल कॉजेस कोर्ट। हाँ, स्मॉल कॉजेस कोर्ट, ठीक है। ये बता सकते हो क्या होता है? हम आइडिया नहीं, कभी अपियर नहीं हुआ मुझे। अभी अपियर नहीं हुए हो? अच्छा, पता है ना होते हैं, हाँ ये पता है। ठीक है। चलो देखो, एक एक्ट है which is called, ये आर है, हाँ, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887 का एक्ट है ये, ठीक है। दिस इज द एक्ट का नाम, एंड इसके तहत स्मॉल कॉज कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉज बोलते हैं या स्मॉल कॉज कोर्ट्स, ये एस्टैब्लिश होते हैं, ठीक है। अब स्मॉल कॉज के नाम से समझ में आना चाहिए कि भाई छोटे मोटे केसेस आएंगे यहाँ पे, है ना, स्मॉल, ठीक है। तो जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, छोटे मोटे सूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, ठीक है, सूट्स ऑफ वेरी लेस वैल्यू, ये जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब पूछोगे मैम कितनी वैल्यू के सूट्स जाते हैं? तो किसी किसी स्टेट में हर एक का अपना अमेंडमेंट है, कहीं पे 20,000 तक के सूट्स जाते हैं स्मॉल कॉज कोर्ट्स में, कहीं पे 30,000 के जाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया वाइज, ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट है वैल्यूएशन ऑफ सूट में? चाहते हो मैं उसको डिस्कस करूं? यस मैम। अच्छा, चलो देखो,
ये लिख लिया, हटा दो। देखो सूट्स का वैल्यूएशन होता है सिविल सूट में, सिविल उसमें आप हर कोई सा सूट लेके हर किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, ठीक है। हर जगह के सूट, हर जगह के जो कोर्ट्स होते हैं उनका अपना पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मायने वो इतने वैल्यू तक के सूट्स वहां फाइल किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने अपने, देखो सूट का वैल्यूएशन कैसे होगा। सपोज फर्स्ट करो आपका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली, कब्जा किए हुए, आपको छुड़वाना है। अब क्या करोगे, सूट फाइल करोगे, ठीक है। एक एविक्शन सूट फाइल करोगे कि वो एविक्ट होए, और दूसरा अगर कोई टाइटल में डिस्प्यूट है, अगर वो ये क्लेम कर रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी है, तो टाइटल के लिए सूट फाइल करोगे, है ना। इतना समझ में आ रहा है? अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई वर्ड सर के ऊपर से चल रहा है तो पूछ लेना। अब आप उसको कहाँ फाइल करोगे भाई, जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस एरिया में आप वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करोगे। वहां फाइल करोगे। अब लेकिन आप, मैंने अभी लेवल बताया ना, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, उसके ऊपर हाई कोर्ट। कैसे डिसाइड करोगे कि किसके पास फाइल करना है? जूनियर डिवीजन के पास फाइल करना है, जूनियर डिवीजन जज के कोर्ट में फाइल करना है, या सीनियर जज के कोर्ट में फाइल करना है, या सीधे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फाइल करना है, या सीधे हाई कोर्ट में फाइल करना है? हाउ विल यू डिसाइड? दो बातें आप देखोगे, आप उस सूट को वैल्यू करोगे कि उस सूट की वैल्यू क्या है, घर कितने का है, या आप जो क्लेम कर रहे हो, आप घर क्लेम कर रहे हो ना, इस डिस्प्यूट में आप घर क्लेम कर रहे हो, तो उस घर की वैल्यू क्या है। तो वो जो उस घर की वैल्यू होगी वो सूट का वैल्यू, वो सूट का वैल्यू वो हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब आप देखोगे आपके सूट की वैल्यू क्या है, तो कौन से जज के कितना जुरिस्डिक्शन है पेक्यूनरी, आप उस हिसाब से फाइल करोगे। और ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी अमाउंट वेरी करता है जगह पे जगह। दिल्ली का मुझे पता है, दिल्ली का मैं बता देती हूँ, ठीक है। दिल्ली का सिविल जज का पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है 3 लाख का। लिख लो कहीं, जिसको भी डीजीएस देने के इच्छुक है प्लीज राइट डाउन, ठीक है। दिल्ली का इज सिविल जज का 3 लाख, अप टू 3 लाख, 3 लाख से 2 करोड़ तक का आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल करेंगे। 3 लाख से 2 करोड़ तक का, और 2 करोड़ से ऊपर का वैल्यू है तो वो फाइल होगा हाई कोर्ट में, सीधे हाई कोर्ट में, ठीक है। मतलब वसंत कुंज में घर है, प्रॉपर्टी अच्छी है, तो सीधे हाई कोर्ट में फाइल होगा सूट। मैम 3 लाख से 2 करोड़ वाला किसमें जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। ये अभी 2015 में के बाद एनहांस हुई है, उसके पहले 20 लाख से ऊपर के मामले वहां जाते थे सारे। अब थोड़ा सा क्योंकि अब प्रॉपर्टी की वैल्यूज वगैरह बढ़ी हैं, सब बढ़ा है, तो ये दिस इज फॉर दिल्ली, ठीक है। ये हर कहीं के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, एक मैंने आइडिया के रूप में आपको बता दिया। ये आपको इतना बेसिक समझ होनी चाहिए कि वैल्यूएशन प्रॉपर्टी के उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, या अब प्रॉपर्टी के अलावा अगर मान लो
आपका कोई सर्विस मैटर है, सर्विस मैटर समझते हो, किसी ने किसी को, किसी एम्प्लॉयर ने जॉब से निकाल दिया, आप जॉब वापस जाना चाहते हो, आपके कुछ से सपोज कोई, या कोई रिटायर हो गया है गवर्नमेंट सर्विस से, उसका पीएफ नहीं मिला है, पूरा एक्यूमुलेटेड जिंदगी भर का अमाउंट नहीं मिला है, तो वो जो आप जो रिलीफ क्लेम कर रहे हो कोर्ट से, जो आप रिलीफ मांग रहे हो कि भाई मुझे प्रॉपर्टी दे दी जाए या मेरा पीएफ अटका पड़ा है वो दे दिया जाए, उस पे डिपेंड करता है। आपने जो क्लेम किया है कोर्ट में, that will decide whether the suit will lie in which court. क्लियर? अब लोग पता है क्या करते हैं जी, मैं आउट ऑफ द बुक्स बता रही हूँ, अगर चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, कभी कभी प्लेंटिफ्स अपने सूट की वैल्यूएशन ऊपर नीचे कर देते हैं टू फिट इन सम कोर्ट। अगर मैं चाहती हूँ कि भैया हाई कोर्ट ना जाए मेरा मैटर डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे ही रहे, तो भले ही मेरा घर 2 करोड़ का होगा, हो सकता है मैं उसकी वैल्यूएशन सब कॉस्ट वॉस्ट सब मिला मिलू के 1,90,00,000 का रिलीफ क्लेम करूं, ताकि वो हाई कोर्ट में ना जा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए। दिस ऑल्सो लॉयर्स ये करते हैं, लोग ये करते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, आगे चल के जज बनोगे तो यू शुड नो ऑल दिस। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है, एक बार देख लो कॉपी में क्या लिखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोर्ट समझ में आ गए, वैल्यूएशन समझ में आ गया, कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो अब ज्यूरिसडिक्शन। भाई सबसे पहले जब आप सूट फाइल करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको कहाँ फाइल करना है, आप ज्यूरिसडिक्शन देखेंगे, कितने टाइप के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, इतना तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, कितने टाइप के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। देखो गलत जवाब दोगे मैं नहीं डांटूंगी, नहीं आएगा मैं नहीं डांटूंगी, पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा रहेगा। कौन बताएगा? टेरिटोरियल हो गया, हाँ एक पिक्यूनरी हो गया, हाँ अब मुझे 2 याद है। दो याद है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स के लिए अलग अलग कोर्ट्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल कॉज का कोर्ट्स का बता रही थी, है ना, लास्ट स्क्रीन पे। अब स्मॉल कॉज कोर्ट्स जो हैं उसमें कहीं पे 20,000 के वैल्यू के जाते हैं, कहीं पे 30,000 के वैल्यू तक के जाते हैं, डिपेंडिंग किस हाई कोर्ट ने किस स्टेट में वो कैपिंग कर रखी है। ठीक है, अब स्मॉल कॉज कोर्ट में लेकिन हर तरह के मैटर नहीं जाते। एक तरफ तो मैंने सपोज बता दिया कि भाई तमिलनाडु है, 30,000 की वैल्यू है वहां, ठीक है, तो अब वहां पे सारे के सारे वो मैटर्स जिनकी वैल्यू 30,000 से कम की है वो नहीं जाएंगे, उसमें भी थोड़ी सी लिमिटेशन है। सेक्शन 19 ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट्स का एक्ट जो है वो ये बताता है, वो एक लिस्ट दे रखी है उसमें कि इतने ये वाले मैटर्स स्मॉल कॉज कोर्ट में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स, पेटेंट से रिलेटेड, आईपीआर पेटेंट समझते हो ना, पेटेंट कॉपीराइट वाले जो मैटर्स होते हैं वो स्मॉल कॉज में नहीं जाएंगे। उसके बाद आपके डाइवोर्स से रिलेटेड, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड वो मैटर्स नहीं जाएंगे वहां पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स होते हैं वो स्मॉल कॉज कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये लिस्ट दे रखी है। सो आपका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ
आपका सबसे पहले हो गया टेरिटोरियल, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया पेक्यूनरी, उसके बाद आपका हो गया सब्जेक्ट मैटर। फिर एक और तरीका है जहां पे jurisdiction डिवाइड होता है, दैट इज jurisdiction can also be divided in the form of original jurisdiction and appellate jurisdiction, ठीक है। अब पहले टेरिटोरियल की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि जब सेक्शन आगे पढ़ेंगे और प्रोविजंस पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इज एरिया वाइज। आपको जो सूट फाइल करना है, आपका कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज हुआ है, आप वो एरिया जिस कोर्ट के पास में जाता है वहीं आप फाइल करेंगे। अब आप रहते हैं से सपोज लखनऊ में, ठीक है, आपका घर भी लखनऊ में सिचुएटेड है, जिसके साथ आपकी डिस्प्यूट है वो भी, उसका घर भी लखनऊ में ही सिचुएटेड है, आपका पड़ोसी है वो जो कब्जा किए हुए आपके से सपोज थोड़े से घर के हिस्से पे। तो नोएडा आके थोड़ी ना नोएडा के कोर्ट में अपना सूट फाइल करोगे, कहाँ फाइल करोगे? जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट एरिया में आपका घर आता है और उसका घर आता है वहीं फाइल करोगे ना, यस और नो? तो वो एरिया वाइज है। फिर आता है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन मैंने आपको बताया सबका फिक्स होता है दी एंड इट इज सूट का वैल्यू जो होता है उस पे। फिर होता है सब्जेक्ट मैटर। अब अलग अलग कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के लिए। अब फैमिली कोर्ट का नाम सुना है हाँ ना? तो फैमिली कोर्ट्स का जो मैटर है, से सपोज डाइवोर्स है या मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग है, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ फाइल कर दोगे क्या? कहाँ फाइल करेंगे? फैमिली कोर्ट में फाइल करेंगे ना, यस और नो? क्योंकि फैमिली कोर्ट्स एक्ट में साफ साफ लिखा है कि भाई ये सारे डिस्प्यूट्स फैमिली कोर्ट्स में जाएंगे। जैसे क्रिमिनल में होता है, पॉक्सो का केस है तो पॉक्सो कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? नॉर्मल मजिस्ट्रेट थोड़ी सुन लेगा उसको, है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर, सिविल उसमें भी सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है। आपका फैमिली का है अगर तो फैमिली कोर्ट में जाएगा, रेवेन्यू का स्पेसिफिक मामला है रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट अभी? यहाँ तक के में कोई डाउट है? नहीं है। चलो, अब सब्जेक्ट मैटर में आपका इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ सूट, ठीक है। अब इसी में यू हैव अ स्पेशल कोर्ट। Commercial courts. Have you heard about commercial courts?
एक एक्ट है, कमर्शियल कोड्स एक्ट ऑफ 2015, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो कमर्शियल डिस्प्यूट कमर्शियल कोर्ट्स में जाएगी, नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं जाएगी। कमर्शियल का क्या मतलब होता है? related to business or any हाँ, रिलेटेड टू बिजनेस या रिलेटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैम, तो इसमें साइमल्टेनियस पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन भी वर्क करेगा फिर? हाँ, इसका पेक्यूनियरी अलग है, मैं उतना डिटेल में भी नहीं जाऊंगी। कमर्शियल कोर्ट का अपना पेक्यूनियरी अलग है, ठीक है। मतलब इन जनरल मोटा मोटी ये समझ लो कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है, कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, और वो डिस्प्यूट कमर्शियल नेचर की है, जैसे अच्छा अब पहला सवाल ये उठता है कि कमर्शियल डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है, क्योंकि कमर्शियल कोर्ट्स तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स खाली एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारी हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स हो गए, एजेंसी के मैटर्स हो गए, पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स के मैटर हो गए, मर्केंटाइल एजेंसी के जो मैटर्स हो जाते हैं, ठीक है, मैरिटाइम लॉ के, एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, ये सारे जो भी गुड्स के सेल के जो मैटर्स होते हैं, ये सारे के सारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स माने गए हैं। माने क्या गए हैं? सीधा सीधा दिया हुआ है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में, ठीक है। तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स की डेफिनेशन है ना सेक्शन 2 में, सेक्शन 2C में डेफिनेशन है, उसमें बहुत सारी ये चीजें हैं, ठीक है। सो ये जो जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, अगर इनकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 लाख तो वो कमर्शियल कोर्ट्स में जाएंगे, आपके नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। समझ में आई बात? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? अरे बोलो। यस मैम, समझ में आया। मैम 3 लाख से सपोज कम हुआ तो वो जाएंगे कहाँ पर फिर? तो नॉर्मल कोर्ट में, अपने सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में। ठीक। हाँ, सिविल कोर्ट में, ठीक है। भाई मैंने अंकित को बेचे गुड्स, ठीक है, ट्रांजैक्शन हुई हमारी, गुड्स मैंने बेचे, एक एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच, कुछ भी गुड्स का, कपड़े का, इसका, पेन का, कलम का, किसी भी चीज का मैम ने ट्रांजैक्शन किया, डिस्प्यूट अराइज हो गया, और डिस्प्यूट की वैल्यू, अच्छा अब वो डिस्प्यूट है कमर्शियल डिस्प्यूट, क्योंकि वो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है, पैसे का मामला है, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है वो कमर्शियल डिस्प्यूट। लेकिन अगर जो डिस्प्यूट है उसकी वैल्यू 3 लाख से कम की है, तो वो नॉर्मल सिविल कोर्ट में जाएगा, जिसके पास भी 3 लाख तक का जुरिस्डिक्शन होगा, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जिसकी भी 3 लाख की होगी, वो वहां जाएगा। सपोज ये डिस्प्यूट दिल्ली में है, ठीक है, तो सिविल जज के पास वो डिस्प्यूट चला जाएगा, क्योंकि 3 लाख से कम का है। अगर 3 लाख से ज्यादा की वैल्यू होगी तो दिस विल गो टू कमर्शियल कोर्ट। हाँ, तो मैम सब्जेक्ट मैटर अगर पेक्यूनियरी सुपरसीड कर रहा है एक तरीके सब्जेक्ट मैटर को इन अ वे। देखो यहाँ पे 2 तरह के जुरिस्डिक्शन है। हाँ। पहले तो सब्जेक्ट मैटर देखा जाएगा, पेक्यूनियरी बाद में देखते हैं, क्योंकि पेक्यूनियरी के लिए ऐसे लेवल चलता है, जूनियर, फिर जूनियर जज है, सीनियर जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, हाई कोर्ट है, ऐसे चलता है पेक्यूनियरी का। सब्जेक्ट मैटर में तो कोर्ट ही अलग है मैम, उसमें तो डीजे कॉमर्शियल, डीजे एमएम ऐसे करके बैठते हैं ना कॉमर्शियल कोर्ट्स में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
कमर्शियल में भी कई लेवल्स हैं, सही कह रहे हो तुम अमरीश, गलत नहीं कह रहे हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमर्शियल है और हाई कोर्ट लेवल पे भी कमर्शियल है। जब ज्यादा का वैल्यू है तो वही कमर्शियल ओरिजिनल मैटर एज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन काम करेगा, अगर अपील में आया है तो वही एज अपीलेट काम करेगा। ठीक है, बेसिक इतना समझ लो कि भाई एक कमर्शियल कोर्ट होती है, ठीक है, वहां कमर्शियल डिस्प्यूट्स 3 लाख से ज्यादा के वैल्यू के जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो सारे वहां जाते हैं। ठीक है, और अगर 3 लाख से कम का डिस्प्यूट है तो भले ही वो कमर्शियल डिस्प्यूट है पर वो कमर्शियल कोर्ट में नहीं जाएगा, आपके नॉर्मल जो सिविल कोर्ट्स है उसमें जाएगा। ठीक है, क्लियर? और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, चलो अब ओरिजिनल और एपेलेट जुरिसडिक्शन, लास्ट मेरी स्क्रीन पे यही था ना। ठीक है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस काम करती है, when the court hears the suit as the court of first instance। फर्स्ट इंस्टेंस मतलब पहली बार जब सूट जहां दर्ज होता है, पहली बार जब सूट सुना जाता है, दिस इज फर्स्ट इंस्टेंस। उस कोर्ट के पास वो कोर्ट होती है जिसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। क्लियर? ओके, अब एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, अब कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ने से ऑर्डर पास कर दिया या डिक्री पास कर दी, ठीक है, यहाँ से कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ने डिक्री पास हो गई, आप खुश नहीं हो उस डिक्री से, आप उसको अपील करेंगे। डिक्री है या सपोज ऑर्डर है, ठीक है, आप उसको अपील करेंगे। तो जिस कोर्ट में जो कोर्ट अपील सुनती है, एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर और द डिक्री ऑफ द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, वो होती है एपेलेट कोर्ट। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना। क्या कोई एक कोर्ट एपेलेट कोर्ट और ओरिजिनल कोर्ट एक साथ हो सकता है? यस मैम। जैसे आपने बोला वो पिक्यूनरी वाला आपने जो बताया था, जिसमें अगर वैल्यू अगर एक लेवल से एक्सीड करे तो हाई कोर्ट इज द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर टू एडमिट। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे दिल्ली का मैंने बताया ना कि 3 लाख के मामले हैं, सिविल जज देखेगा के पास जाएंगे, 3 लाख से 2 करोड़ के मामले हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे, 2 करोड़ से ऊपर के मामले हाई कोर्ट जाएंगे। तो अब जो डिस्ट्रिक्ट जज है, अगर मामला इज बिटवीन, सूट का वैल्यू इज बिटवीन 3 लाख से 2 करोड़ के बीच में, तो डिस्ट्रिक्ट जज इज गोइंग टू बी दी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, है ना। लेकिन वही कोर्ट जब 3 लाख से कम के मामले सिविल जज के पास गए हैं, वहां से आ रही है अपील, तो वो एपेलेट कोर्ट भी होगा उन मामलों के लिए जो सिविल जज से आ रहे हैं। अमरीश, समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, सो वन कोर्ट कैन बी अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आल्सो एंड एट द सेम टाइम एपेलेट जुरिसडिक्शन आल्सो। अब कई सारे हाई कोर्ट्स हैं
जो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है। जैसे 2 करोड़ का मामला है, मैंने बताया दिल्ली में फॉर इंस्टेंसेस 3 करोड़ 4 करोड़ का प्रॉपर्टी का मामला है, हाई कोर्ट में जाएगा एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ऐसे मैटर्स डिमार्केट कर रखे हैं कि वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ही नहीं उसके पास। ठीक है, सो डिपेंड्स अपॉन हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट। ठीक है, चलो अब कुछ जनरल रूल्स हैं। जनरल रूल ये है, पहला बस मैं समझा रही हूँ, ठीक है, जब सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें वो आएगा ही आएगा। जनरल रूल ये है पहला कि जब तक कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और आपने वहां सूट फाइल कर दिया तो दैट विल बी लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। और अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो सूट एंटरटेन कर लेता है तो वो जो डिक्री या ऑर्डर पास हो रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट विल बी नलिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर कर देते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफर नहीं करते हैं। इट इज, देखो पहली चीज तो कोर्ट के पास अगर आप गए हैं तो वो कोर्ट को राइट है, वो कोर्ट के को पावर है कि वो अपना खुद का जुरिस्डिक्शन डिसाइड करे। पहली चीज तो आप गए सूट लेकर के, ठीक है, आप दिल्ली गए, आपने डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में फाइल कर दिया, आपने सूट का वैल्यूएशन किया है 1,90,00,000 रुपए। सामने वाली पार्टी बोल रही है नहीं ये 1,90,00,000 का नहीं है, ये 2,10,00,000 का है। आप कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन पे क्वेश्चन आ गया ना। अब कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट खुद डिसाइड, जिसके पास सूट फाइल हुआ है दैट कोर्ट विल इटसेल्फ पहले ही डिसाइड करेगी कि उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। ठीक है, और जुरिस्डिक्शन नहीं होगा तो वापस प्लेंट वापस कर दी जाएगी कि भाई सही कोर्ट में जाओ। अंडरस्टूड? ठीक है, अब ये तो हो गया लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन कि भाई जुरिस्डिक्शन था ही नहीं कोर्ट के पास। आपने सपोज फैमिली कोर्ट का मामला है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं आपस में, आप चले गए फैमिली कोर्ट में ना जाकर के आप चले गए सिटी सिविल कोर्ट में, सिविल जज के पास। जुरिस्डिक्शन थोड़ी सिविल जज के पास। ठीक है, तो वो डिग्री नलिटी होगी। तो दिस इज लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। लैक मतलब जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, एट द फर्स्ट प्लेस था ही नहीं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, दूसरी एक चीज है इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन। आपके पास जुरिस्डिक्शन तो था इर्रेगुलर एक्सरसाइज में, आपने लेकिन उसको इर्रेगुलरली एक्सरसाइज किया है। अब बुक्स में बेटा ये तो मिल जाता है इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग होता है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग होता है। बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है तो डिक्री नलिटी होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो वो अपील में क्योर किया जा सकता है। बट एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा कि इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। यही पैसों का पेक्यूनियरी का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, समझ में इजीली आ जाएगा। दिल्ली है, डिस्प्यूट दिल्ली का है, ठीक है, आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने सूट को वैल्यूएशन किया वो किया 1,90,00,000 का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास गया। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या किया, उसके पास तो 2 करोड़ तक की पावर है। आपके वैल्यूएशन के हिसाब से तो वहां पे क्यों जुरिस्डिक्शन बन रहा है, दैट मींस जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के पास। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या किया,
जो आपको रिलीफ दिया, ठीक है, आपको जो रिलीफ दिलवाया, से सेल ऑफ घर का मामला था, ठीक है, तो उसमें आपको जो रिलीफ दिया वो 2,10,00,000 का रिलीफ दे दिया, जो कि उसके पावर के बाहर था, है ना। तो यहाँ लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन तो है नहीं, क्योंकि इनिशियली ज्यूरिसडिक्शन तो था कोर्ट के पास, है ना, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, जो ज्यूरिसडिक्शन था उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसका इर्रेगुलर एक्सरसाइज किया। सो दिस इज इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। दोनों में फर्क समझ में आ गया? Lack of jurisdiction, irregular exercise of jurisdiction. ठीक है, lack of jurisdiction में there is no jurisdiction at all, ठीक है। irregular exercise में there is jurisdiction, मैं एन ऐसे लिख देती हूँ, डिक्शन, एंड ये शॉर्ट फॉर्म्स है मेरे, ठीक है, ठीक है। जब लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है, सो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट क्योरेबल, ठीक है, it goes to the root of the matter, it's not curable. the जो जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर होता है वो होता है नलिटी का, ऑर्डर या डिक्री जो पास होती है वो होती है नलिटी, ठीक है। इसको एक चीज और बोलते हैं, कोई जानता है? कोरम नॉन जुडिस, नाम सुना है? ठीक है, अच्छा, मैगजीन कोरम नॉन जुडिस, quorum non judice means the decree or an order passed by a, जो जज है ही नहीं, मतलब उसके पास jurisdiction है ही नहीं, ठीक है। irregular, whereas irregular exercise of jurisdiction में it is curable and it can be cured at the appellate level, ठीक है। मतलब जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने यहाँ पे, उनके पास 2 करोड़ से ऊपर का पावर नहीं था रिलीफ देने का, उन्होंने 2,10,00,000 का रिलीफ दे दिया, तो अपील में कोर्ट उसको कम करके ये जो इर्रेगुलर एक्सरसाइज है उसको ठीक कर सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? अरे बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो चलो, पहली चीज हमने ये पढ़ी थी कि भाई जब सब्जेक्ट मैटर पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन होता है, वही वो वाला कोर्ट
एंटरटेन कर सकती है, ठीक है। फिर दूसरा रूल है कि सब्जेक्ट मैटर कोर्ट के पास अगर नहीं है तो भी नहीं आप वहां सूट इंस्टीट्यूट कर सकते। तीसरा गोल्डन रूल है कि भाई हर सूट, एवरी सूट has to be instituted in the court of lowest grade competent to try it. What do you mean by this? Oh, sorry. Court of ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। मैम बाकी दो कौन से बताया आपने इसके पहले वाले? पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। मतलब the simple है, the suit has to be filed in the court which has the pecuniary jurisdiction, and the suit cannot be filed in a court which does not have the subject matter jurisdiction. मतलब अगर स्पेसिफिकली बार कर रखा है कोई सब्जेक्ट मैटर का सूट तो आप फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, स्पेसिफिक बार हो गया ना, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आ गया 2015 में, तो 3 लाख से ऊपर के जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं बार हो गए कि अब सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। तो सब्जेक्ट मैटर देख करके अकॉर्डिंगली उसी कोर्ट में सूट फाइल करना है, ठीक है। ये चीज आपको सेक्शन 5, ये जो अब मैं बता रही हूँ ये सेक्शन 15 में मिलती है। इसका मतलब है सेक्शन 15 खोलो एक बार, बैरेट है ना कि नहीं है? अमरीश के पास तो है। ठीक है, ये पीटी में आता है, सेक्शन 15 पढ़ रही हूं मैं। Courts in which suits to be instituted. Every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. वहां पीटी लिख लो, 15 सेक्शन 15 के वहां पे, ठीक है। लो, अब इसका मतलब क्या है लोएस्ट ग्रेड? अब हमने दिल्ली में देखा कि भाई हाई कोर्ट ग्रेटर देन 2 करोड़, डिस्ट्रिक्ट जज 3 लाख से 2 करोड़ के बीच में, और सिविल जज अप टू 3 लाख, ठीक है। मेरा मामला जो है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो सूट का वैल्यूएशन है वो है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अब टेक्निकली देखो तो कॉम्पिटेंट तो डिस्ट्रिक्ट जज भी है, कॉम्पिटेंट तो हाई कोर्ट भी है, कॉम्पिटेंट तो सिविल जज भी है, इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है ना वो। पेक्यूनियरी वो हटा दे अगर बाहर, तो उसके अलावा पेक्यूनियरी, उसके अलावा पेक्यूनियरी वाला क्यों रखा है? ताकि भाई थोड़ा सा डिवीजन ऑफ सूट्स रहे, एक कोर्ट के पास बहुत ज्यादा भार ना आ जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, भाई सिविल जज के पास कम एक्सपीरियंस होता है, 3 लाख तक का
उसके ज्यादा एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है 3 लाख से 2 करोड़ का, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हाई कोर्ट जजेस होते हैं 2 करोड़ से ऊपर का वहां पे। लेकिन टेक्निकली देखो तो ये डिस्ट्रिक्ट जज इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है ना, है इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट में मतलब क्या वो इस योग्य है कि वो इस तरह के डिस्प्यूट सुलझा सके? मैम कर तो सकते हैं, पर जो डिसाइडेड है, जैसे ये डीजे 3 लाख से, वो तो मैं वहीं करेंगे ना। हाँ वो डिसाइडेड है, पर टेक्निकली इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है ना। नहीं। बंटवारा तो कर लिया पैसों का, मतलब लिमिट्स डिसाइड कर दी, पर वैसे तो इनकॉम्पिटेंट नहीं है ना, नहीं। कॉम्पिटेंट तो है हाँ। ना। सिविल जज से ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है डिस्ट्रिक्ट जज, हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज से ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है हाई कोर्ट जज। तो ये इनकॉम्पिटेंट नहीं, कॉम्पिटेंट ये भी है, लेकिन और कॉम्पिटेंट सिविल जज भी है, दोनों है कॉम्पिटेंट डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। लेकिन सेक्शन 15 क्या कहता है कि भाई कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड में जाएगा, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स में जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा उसमें सूट हैज टू बी फाइल्ड। तो ये सारे कॉम्पिटेंट वैसे हैं अदरवाइज, लेकिन सबसे लोएस्ट ग्रेड का कौन सा है यहाँ? सिविल जज है, ठीक है। तो लोएस्ट ग्रेड मतलब सिविल जज के पास जाएगा मामला। आई बात समझ में? yes, आप ma'am. पास मेरी बात सुनो, अगर आपके पास आपका कोई सूट है, कोई डिस्प्यूट है, और आपके पास डिफरेंट लेवल्स में एक से ज्यादा कोर्ट्स हैं, हायरार्की में एक से ज्यादा कोर्ट्स हैं जो कि कॉम्पिटेंट है उस मैटर को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, आप उसमें ऐसा नहीं है किसी के भी पास चले जाएंगे, आप उसमें सबसे लोएस्ट ग्रेड का जो कोर्ट होगा पहले उसी में फाइल करेंगे सूट। अंडरस्टूड? 15 क्लियर है? yes, ma'am. रट लेना है, पीटी में आएगा, दोनों तरीके से आएगा, सेक्शन भी पूछ लिया जाएगा 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन suit has to be filed in the court of lowest grade? आपका आंसर होगा सेक्शन 15। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो, ठीक है। अब बैराक खोलो, चलो। सेक्शन 6 और 7 देखो। 6 says peculiar jurisdiction. Save in so far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits of any of its ordinary jurisdiction. Simple सा है, they have said, they have clarified. Section 6 में ये clarify किया है कि भाई CPC किसी भी कोर्ट को jurisdiction नहीं दे रही अगर उसके पास pecuniary jurisdiction barred है। मतलब पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन देखने के लिए आप सीपीसी की तरफ नहीं देखेंगे, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन देखने के लिए आप दूसरे लॉज देखेंगे, हाई कोर्ट के रूल्स हैं, वहां पे जो लोकल इनैक्टमेंट है, मतलब उस स्टेट का इनैक्टमेंट है, वो देखेंगे। क्लियर? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सीपीसी नहीं देता, ठीक है। दूसरा देखो, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स।
the following provisions shall not extend to courts constituted under the Provincial Small Cause Courts Act 1887. ठीक है, or under Berar Small Cause Courts Law, or to courts exercising the jurisdiction of Court of Small Causes under the said act or law, or to the courts in any part of India to which the said act does not extend, exercising a corresponding jurisdiction, that is to say. मतलब इसका सिंपल मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया था ना प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स के बारे में, बताया था, भूल गए? याद है? सेक्शन 7 इज सेइंग कि जो फॉलोइंग प्रोविजंस हैं, मतलब ये जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ए और बी में, जो भी प्रोविजन है सीपीसी के, ये प्रोविजंस स्मॉल कॉज कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से प्रोविजन स्मॉल कॉज कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं है? suits accepted from the cognizance of small court of small causes, यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में सेक्शन 19 जो ए का फर्स्ट है। अरे अपना वीडियो ऑन करो भाई, मेरे को समझ में नहीं आएगा, तुम लोग को शक्ल देख के समझ में जाती हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? जो 7 का ए है, ए का पहला है, नंबर 1, suits accepted from cognizance of a court of small causes, वहां लिखो सेक्शन 19 of Provincial Small Cause Courts Act, PSCCA लिख दो, PSCC Act। मतलब सेक्शन 19 में कुछ लिस्ट मैंने बताया था ना, लिस्ट दी हुई है कि वो सारे मैटर्स स्मॉल कॉज नहीं लेगी, वो सारे मैटर्स स्मॉल कॉज पे नहीं जाएंगे, कोर्ट स्मॉल कॉज कोर्ट को नहीं जाएंगे, ये वो लिस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब आप सीपीसी पढ़ के ये मत समझिए कि ये चीजें स्मॉल कॉज कोर्ट्स को एप्लीकेबल है। स्पेसिफिकली बताया है, ये जो यहाँ पे जो लिस्ट दी है सेक्शन 7 में, ये प्रोविजन सीपीसी के एप्लीकेबल नहीं है स्मॉल कॉज कोर्ट्स पे। सेकंड देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट्स, वो सारे सूट्स जो 19 में बार किए गए हैं, मैंने बताया था ना, पार्टीशन के सूट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट्स, मैरिज के सूट्स, पेटेंट के सूट्स, कॉपीराइट के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह, ये सारे जो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं, स्मॉल कॉज के पास पावर नहीं है ये एंटरटेन करने की, तो इनका एग्जीक्यूशन भी अब स्मॉल कॉज के पास नहीं जाएगा। ठीक है, 1 में लिखा है ना, सूट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, तो सेक्शन 19 में एक्सेप्शन प्रोवाइड किया है कि भाई स्मॉल कॉज कोर्ट इन सूट्स का कॉग्निजेंस नहीं लेगी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, पेटेंट का, तो भाई उनकी अब एग्जीक्यूशन भी अगर किसी और कोर्ट ने डिक्री दी है और उनका एग्जीक्यूशन होना है, तो वो एग्जीक्यूशन के मामले भी स्मॉल कॉज कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? अमरीश को नहीं समझ आया कुछ? आप पूछो डाउट पूछो। मैम आवाज चली गई थी। अच्छा, मैं फिर से बोल रही हूँ। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, पेटेंट का डिस्प्यूट नहीं जाता स्मॉल कॉज कोर्ट में। ठीक है, तो अब इनके जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के लिए बेटा अलग प्रोसीडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं, अगर किसी कोर्ट ने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई ऑर्डर डिक्री पास की है, उसका एग्जीक्यूशन किसी स्मॉल कॉज कोर्ट के पास नहीं जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूशन की डिक्रीज का एग्जीक्यूशन भी स्मॉल कॉज के पास नहीं जाएगा। ठीक है, सेक्शन 9 भी देखो, सेक्शन 9, 91, 92 एंड सेक्शन 94, 95, ये सारे सेक्शंस भी स्मॉल कॉज कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। आपका सेल से रिलेटेड है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है,
उसके बाद परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये प्रोविजंस नहीं जाएंगे स्मॉल कॉज कोड के पास। आया समझ में? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक बार पढ़ो सेक्शन 7 खुद से पढ़ो, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, पढ़ो पढ़ो फिर मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है समझ में? पढ़ लिया? ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये लास्ट में जो दी? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, जो बीच में ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर, भाई आपने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, और अब कुछ प्रॉपर्टी का कोई रिसीवर अपॉइंट करना है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट में, केले हैं, मेरे केले के बगीचे हैं, समर से मेरी डीलिंग हुई थी, इतने में खरीदने की, उसने खरीदा नहीं, ठीक है, और अब मैं तो तुरंत पहुंच गई कोर्ट के पास, कह रहे सड़ जाएंगे, अभी तो केले लगे हुए हैं मेरे कच्चे, उसने कच्चे में खरीदने, हमारा अग्रीमेंट हुआ था। जब जब होता क्या है ना, देखो तुम लोग को पता ही होगा, जब फूल आने शुरू होते हैं, आप सीजन, फल आने के सीजन के पहले पूरे के पूरे बगीचे बेच दिए जाते हैं, भाई 5 लाख में बगीचा बिक गया, मतलब अब जितने भी फसल होगी, वो जिससे मैंने 5 लाख दिए हैं, वो सारी फसल उसकी, ठीक है, उस सीजन का प्रोड्यूस उसका, अगले सीजन में फिर बेचूंगी फूल आने के बाद, ठीक है। तो अब मेरे उसमें केले के उसमें फूल आए, मैंने समर को बेच दिया, समर ने बोल दिया कि अच्छा मैं इतनी तारीख तक के पैसा दे दूंगा, उसने 1 रुपया नहीं दिया मुझे, मैं उससे मांग रही हूँ, अच्छा क्योंकि मैंने उससे अग्रीमेंट कर लिया था, मैंने किसी और से भी नहीं किया, अब मुझे कोई ग्राहक थोड़ी मिलेगा, तो अब मैं कोर्ट पहुंच गई, अब कोर्ट में तो टाइम लगेगा, तब तक तो भैया केले पक जाएंगे, सड़ भी जाएंगे, क्या होगा उनका, कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को कब्जे में लो, और वो पेरिशेबल प्रॉपर्टी है उसको बेचो, और उसको बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा रखा रहेगा, जमा होगा कोर्ट के पास, जब तक मेरा और समर का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। अब उसके लिए एक ऑर्डर पास करेगी कोर्ट, पर्सन को अपॉइंट करने के लिए, वो कोर्ट का बंदा होगा, वो कोर्ट की तरफ से काम करेगा, तो वो जो ऑर्डर होगा वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होगा। आगे समझ में? जो सूट के दौरान जो ऑर्डर्स पास होते हैं, इंटरिम ऑर्डर्स हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स हैं, वो जो ऑर्डर्स होते हैं उनको इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है, आगे बढ़े? कई बार इंजंक्शंस के ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, अगर टेम्पररी इंजंक्शन है, अब पूछोगे इंजंक्शन क्या होता है, उसको समझ में आ गया, वो प्रैक्टिस कर रहा है, इंजंक्शन जब आएगा तब मैं बताऊंगी, अभी चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही, ठीक है, एक टाइप का ऑर्डर होता है।
ठीक है, अभी दिमाग पे जोर मत दो। इतना क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं अगली क्लास का बता देती हूँ, ठीक है, डिस्कस करेंगे, फिर हम डिटेल में करेंगे, डिग्री हम करेंगे नेक्स्ट। देखो डिग्री क्या होती है, समर ने देखी डिग्री? समर तुमने देखी कभी डिग्री? देखिए कैसी होती है, क्या लिखा होता है? हाँ वो जजमेंट जैसे थी पर वो अलग रहता है, मतलब काफी सिमिलर नेचर की होती है वो। हाँ जैसे जजमेंट है, जजमेंट मैंने जजमेंट पास किया, ठीक है, जजमेंट सपोज अंकित का और अमरीश का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है, उसमें मैंने जजमेंट पास कर दिया, उसमें सब उस जजमेंट में मैंने सारा रीजनिंग भी है, डिस्प्यूट क्या था, पॉइंट्स क्या थे, सब वो सब है, उसका रीजनिंग है, ये तो हो गया जजमेंट। अब बाद में एक पेज सा मिलेगा, ठीक है, उस पर 4-5 लाइनें रखी होंगी कि फलाना प्रॉपर्टी फलाने को की हो गई, खसरा नंबर जो भी, वो सब उसकी डिटेल्स डाल करके फलाने की है, टाइटल सूट है तो फलाना इज द, अगर वो अमरीश को चली गई तो अमरीश इज दी का टाइटल है, मतलब उस अमरीश का टाइटल है उस प्रॉपर्टी। सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने डिसाइड किया है अल्टीमेटली वो होगा, उसको कहते हैं डिग्री, ठीक है। कभी भी फाइल देखोगे लोअर कोर्ट की, जजमेंट खत्म हुआ, जजमेंट के फर्रे खत्म हुए, फर्रों में ही होता है ना ऑब्वियसली, कागज पे होता है, A4 साइज की शीट पे या लीगल की साइज की शीट पे, जो भी शीट चलती है कोर्ट में, और उसके पीछे एक पेज पे डिग्री होगी। डिग्री को बोलते हैं ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, ठीक है, इट इज द ऑपरेटिव पार्ट, मतलब उसी की तामील होगी, ठीक है। अब डिग्री कई प्रकार की होती है, देयर इज दिस प्रिलिमिनरी डिग्री, देयर इज दिस फाइनल डिग्री। आपको पीटी में खूब क्वेश्चन मिलता है, खूब, बहुत बहुत, डिग्री इज सो इम्पोर्टेंट, डिग्री पे मेंस में क्वेश्चन आता है, डिग्री में पीटी में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है, बहुत बार मिलता है, आपसे पूछा जाएगा डिग्री कैन बी, ऑप्शंस बता रही हूँ, नीचे ऑप्शंस होंगे, प्रिलिमिनरी, परमानेंट, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली परमानेंट, ऑल ऑफ द अबव, सारे हैं। डिग्री प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, सब तरह की होती है डिग्री, ठीक है। अब तुम 4 भाई हो, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए कि 4 भाई हो, ठीक है, एक प्लॉट खरीदा गया चारों भाइयों के नाम, ठीक है। अब डिस्प्यूट है वहां पे उसमें, तो क्या होगा उस सूट में, हिस्से बटेंगे कि नहीं बटेंगे? ये थोड़ी हो जाएगा कि भाई वो प्लॉट, सपोज डिस्प्यूट है, 4 में डिस्प्यूट है, फाइनली डिसाइड हुआ कि 3 के नाम है, चौथा तो ऐसी अड़ंगा लगा रहा था, हाँ। अब ये डिसाइड हुआ कि वो ABCD 4 भाई में A, B और C का है, वो D का उसका कोई लेना देना नहीं है। अब कोर्ट ने ये तो डिसाइड कर लिया, लेकिन कौन सा हिस्सा किसको जाएगा? भाई प्लॉट तो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर हो सकता है, इजंट इट? जमीन के प्लॉट्स कटे हुए देखे हैं ना, तो रोड के सामने वाला का कितना, किसके किसके पास जाएगा, A के पास जाएगा कि B के पास जाएगा कि C के पास जाएगा? पीछे का हिस्सा A के पास जाएगा कि B के पास जाएगा कि C के पास जाएगा? अच्छा, अब बराबर 3 हिस्सों में 1/3 कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर आपने 3 हिस्से कर दिए और एक हिस्सा रोड के साइड से सटा हुआ है, तो उसकी तो वैल्यू ज्यादा हो गई। जैसे
सपोज दिस इज द मेन हाईवे, ये हाईवे है, दिस वाज द प्लॉट, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट था, 4 लोग ABCD डिस्प्यूट में थे। अब डी तो कट गया, एक डिक्री निकल आई, पहली डिक्री निकल आएगी प्रिलिमिनरी डिक्री, जिसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई ओनरशिप इन 3 की है। फिर एक डिक्री आएगी फाइनल डिक्री, जिसमें ये डिसाइड होगा कि ये प्लॉट को कैसे काटा जाएगा, ऐसे ऐसे पतली पट्टियों में काटा जाएगा ABC की, या ऐसे ऐसे काटा जाएगा। अब ऐसे ऐसे बराबर तो नहीं काट सकते हैं, क्योंकि भाई हाईवे से सटा हुआ प्रॉपर्टी है तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सपोज 90 स्क्वायर मीटर की टोटल प्रॉपर्टी है, अगर मैं 30 इसको 30 इसको 30 इसको दे दूंगी तो भैया ये तो ज्यादा अमीर हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे पर स्क्वायर फुट इस यहाँ की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, क्योंकि हाईवे से सटा हुआ पीस है, बाकी सब खेत वेत के साइड के हैं, है कि नहीं? समझ में आ रही है मेरी बात? अरे कोई तो बोलो। यस मैम। जी मैम आ रही है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से हो सकता है ये ए को दिया, ये बी को दिया, ये सी को दिया, तो ए को दिया है वो स्क्वायर फुट में थोड़ा कम हो, क्योंकि वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना। इसको हो सकता है 20 स्क्वायर मीटर दिया हो, इसको देंगे, इसको 20 दिया ए को, इसको 20 कितना हो गया 5 दिया, और इसको भी 25 दिया, क्योंकि हमको वैल्यू बराबर बांटना है ना। तो पहली डिग्री में तो ये डिसाइड होगा प्रिलिमिनरी में कि भाई ओनरशिप किसकी है, दूसरे जो फाइनल डिग्री आएगी उसमें ओनरशिप तो है, ये तो शामिल हो गई, ये भी शामिल होगा। तो 2 डिग्रियां लगेंगी इस तरह के सूट में, लगेंगी कि नहीं लगेंगी? भाई ए और बी और सी का हिस्सा बांटने के पहले, ये ABC का हिस्सा बांटने के पहले फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड नो कि इट बिलोंग्स टू ABC, यस और नो? यस मैम। तो Yes. पहले ये डिसाइड होगा कि एक्चुअली में वो ABC का ही है, डी का नहीं है उसमें हिस्सा। दिस इज एक डिग्री प्रिलिमिनरी। फिर एक डिग्री आएगी फाइनल एडजुडिकेशन के बाद कि भैया ABC का तो है ही, ऐसे ऐसे डिवीजन होगा, तभी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में सालों लगते हैं। समझ में आ रहा है क्यों लगते हैं, कितना झमेला होता है? मैं तो बहुत इजी करके बहुत सुपरफिशियल चीज बता रही हूँ, बहुत सारे झमेले होते हैं, पर इतना समझ में आया कि किस तरह की सिचुएशंस में 2 डिग्री लग सकती हैं, प्रिलिमिनरी और फाइनल। इतना समझ में आया? आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज करो। जल्दी से बोल के बताओ क्या क्या पढ़ा, एक एक करके, थोड़ा अमरीश बताएगा, थोड़ा अंकित बताएगा, थोड़ा समर बताएगा। हाँ ऑर्डर 158 ऑर्डर्स हैं टोटल, और 51 ऑर्डर्स हैं, और 158 सेक्शंस हैं। उसके हाँ। अलावा फिर आपने डिविजन्स बताए हैं कि सिविल। अमेंडमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, एक पीडी का क्वेश्चन भूल रहे हो। अच्छा, ऑर्डर्स अमेंड कर सकते हैं स्टेट वाइज, बट सेक्शन 158 का भी अमेंड नहीं कर सकते आप सेक्शन अमेंड नहीं कर सकते, दैट इज विद द लेजिस्लेचर। हाँ ठीक है। हाँ अंकित आप बताओ क्या नेक्स्ट। ऑर्डर कैन बी अमेंडमेंट बाय हाई कोर्ट। उसके बाद हम लोग जो है पढ़े थे जजेस के बारे में। तो सबसे ऊपर जज जो है डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और उसके जो है मतलब इक्वल होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके नीचे
सब एडिशनल जज होते हैं और सिविल जज सीनियर डिवीजन, और इसको हम लोग सिटी सिविल कोड भी कहा जाता है। कहीं कहीं यूज होता है ये वर्ड, ठीक जी है। मैम। और सबसे नीचे आता है जो है मुंसिफ कोर्ट इज इक्वल टू सिविल जज जूनियर डिवीजन। हाँ, मुंसिफ कोर्ट भी कहीं कहीं है, हर कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम उसके बताएगा। बाद जो है हम लोग मैम स्मॉल कॉज कोर्ट्स के बारे में बताई है, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, स्मॉल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। स्मॉल कॉज कोर्ट का क्या है? मैम 20,000 तक के जो वैल्यू के होते हैं, कहीं कहीं अलग अलग होता है स्टेट्स में। सिर्फ 20,000 नहीं है, कहीं 20 है, कहीं 25 30 है, हाँ, डिपेंड्स अपॉन स्टेट वाइज। स्टेट वाइज, हाँ। फिर ज्यूरिसडिक्शन या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और ये सब्जेक्ट मैटर्स, इसमें टेरिटोरियल में एरिया वाइज उसको डिवाइड किया जाता है ज्यूरिसडिक्शन को। और ये पेक्यूनरी में सूट प्लस वैल्यू, कितने वैल्यू की, वो कैसा, उसका नेचर क्या है सूट का। फिर सब्जेक्ट मैटर में डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सूट, किस टाइप का सूट है, उसको कहाँ में, फैमिली कोर्ट का है, कहाँ का है। ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपिलेट जुरिस्डिक्शन, अगर पहली बार उसे हम फाइल कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल है, और उसके ऑर्डर आने के बाद या उसमें कोई डिग्री पास हुई है, फिर उसको हम दोबारा से रिवीजन में उस पर कहीं वो कर रहे हैं, उसको दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं उस सूट को, सर्टिफाइड नहीं का जो भी उसमें होता है, तो वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, चलो समर। उसके बाद क्या बताया मैंने? मैम फिर दो चीजें डिस्कस की आपने कि जो कोर्ट होते हैं वो ओरिजिनल, एक कोर्ट है जो ओरिजिनल और एपिलेट दोनों हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने दो चीजें डिस्कस करी, वो है इरेगुलर एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन और लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। नाउ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन इज समथिंग व्हिच इज नॉट एट ऑल क्योरेबल, व्हिच इज नॉट क्योरेबल, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड कोरम नॉन जुडाइस। इसमें बेसिकली कोर्ट के पास पावर ही नहीं है वो जजमेंट पास करने का, तो वो डिग्री ऑफ नलिटी हो जाता है एक तरीके से। हाँ, ठीक है। आगे और whereas irregular exercise of jurisdiction होता है, सपोज कोर्ट के पास पावर है बट ही पास एन ऑर्डर व्हिच इज outside the power that he holds. Suppose he has a power to hold a decree of suppose 2 लाख रुपए 2 करोड़ तक की रिलीफ दे सकता है वो, पर उसने उससे ज्यादा एक्सीड करके रिलीफ दे दी, तो दैट इज इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ पावर। हाँ, मतलब एक्सरसाइज पावर तो है, जुरिसडिक्शन तो है, लेकिन उसका इरेगुलर एक्सरसाइज किया है, ठीक है। उसके बाद और ये क्योरेबल है एट अपीलेट लेवल पे, क्योरेबल है। और उसके बाद 3 गोल्डन रूल्स, 3 चीजें बताई आपने जो कि होती हैं, जो कि फॉलो होती हैं बेसिकली सीपीसी में। एक पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, और तीसरी है सूट हैज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। यानी कि अगर सपोज एक सूट है जो 2 करोड़ का है सपोज, तो जो उसका सबसे लोएस्ट कोर्ट होगा वो सबसे पहले वहां पे ट्राई होगा, और उसकी पावर आती है सेक्शन 15 से। उसके बाद सेक्शन तो किसी और को बताने दो, अंकित और क्या बताया मैंने? जी मैम, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा सेक्शन 6 पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। उसके बाद हम लोग सेक्शन 7 पढ़े हैं प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है मतलब जिसमें जो चीजें मतलब जहां नहीं होगी शैल नॉट एक्सटेंड। तो पहला हम लोग ने पढ़े हैं सूट्स एक्सेप्ट फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। ये हम लोग को अंडर 19 में जो है बताया गया है आगे। और फिर अगला हम लोग ने पढ़ा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इन सच सूट्स। कौन सा सेक्शन 19, कौन से एक्ट का? मैम सेक्शन 7 का मैम जो पॉइंट नहीं पॉइंट 1 करके यस प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 19 में लिस्ट है जो बार किया गया है कि ये तरह के मैटर्स स्मॉल कॉज कोर्ट। जी मैम, ठीक है, समझ गए? यस मैम। वो 19 में दिया हुआ है। अब घर जाके मतलब गूगल करना, घर ही पे हो तुम लोग, फोन में लेना, गूगल करना प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट, और एक बार सेक्शन 19 देख लेना। ओके मैम, ठीक है, क्योंकि
पता होना चाहिए क्या है, पीटी में क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैंने सुना ही नहीं कभी पहले। ठीक है, जी मैम। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने डिग्री बताया। डिग्री अमरीश, के बारे में मैम बताएं। चलो बताओगे, तुम ही बता दो। हाँ, मैम डिग्री को हम लोग जो है एक पार्ट ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट, पार्ट ऑफ ऑर्डर नहीं जी। होता है। ऑर्डर अलग होता है, डिग्री अलग होती है, जी बिल्कुल अलग होती है। जी मैम। अब जजमेंट का पार्ट होता है डिग्री, ऑपरेटिव पार्ट। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट, यस, ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट। ऑर्डर इज डिफरेंट, डिग्री इज डिफरेंट। चलो अमरीश, डिग्री कितने टाइप की होती है? मैम बहुत टाइप की होती हैं। एक प्री, देखो, मैम ऑर्डर के पहले भी उसे पास किया जा सकता है, बाद में भी, इन बिटवीन भी, जैसे सिचुएशन आती है। एक मिनट, थम थम रुको। नहीं बोल पा रहे हो, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, यही समय है, मेरी ही क्लास है। गड़बड़ करोगे, बोलोगे, सीखोगे। जितनी गड़बड़ करनी है क्लास में कर लो, पेपर में नहीं करो, यस इंटरव्यू में नहीं करके आना। तो यहाँ एक बार में नहीं बोल पाओगे, दूसरी बार में नहीं बोल पाओगे, चौथी बार में बोलोगे, उससे बचो नहीं। यहाँ कोई हंसी नहीं उड़ाने वाला है, सब ऑलमोस्ट एक ही नाव में सवार है। ठीक है, तो शर्माना नहीं कि कोई देखेगा सुनेगा तो क्या बोलेगा, सब सीखने आए हैं यहाँ। मेरे से भी कभी स्लिप ऑफ टंग होती है, हो ही जाती है। देखो क्लास में रहोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। बोलो प्रेलिमिनरी। प्रिलिमिनरी, हाँ, लिख देता हूँ। प्रेलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। ठीक है, फाइन। तो सब तरह की डिग्री हो सकती है। सूट के बीच में जो पास हुई है, फाइनल एजुकेशन नहीं हुआ है सूट का, उसके पहले पास हुई है तो प्रिलिमिनरी, फाइनल हाँ, से करने के बाद पास हुई है तो फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री। ठीक है, चलो अब आज की क्लास यही, कल शाम में मिलते हैं ओके 12। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो।